वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल जिसे राजपूत वंश कहते हैं उसे हम लोगों ने पूरा डिटेल में समाप्त किया। लगभग हर एक राजपूत राजवंश को हम लोगों ने पूरा डिटेल में समाप्त किया। और उसके बाद अब हम लोग दक्षिण पे आते हैं। हालांकि दक्षिण में भी कई राजवंश हुए जो कि राजपूतों का क्षेत्र था। और उसके बाद अब हम लोग आते हैं दक्षिण के कई इलाकों के, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद मदुरई, तंजौर। तो इन सभी इलाकों में शासनकाल था 4 राजवंशों का, चोल, चेर, पांड्य और पल्लव, जिसमें 2 महान वंश थे, एक चोल और दूसरा पल्लव। तो चोल, चेर और पांड्य इन तीनों के काल को संगम युग कहा जाता है। और उसके पहले ये पल्लवों का शासन था। एक तरफ इर्द गिर्द दोनों का कॉम्पेराइट शासन था। और यह एक महान राजवंश था पल्लव, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ था जो पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था, याद रखेंगे। तो इसके बारे में अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह भी एक क्षत्रिय वंश था, और लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह एक ब्राह्मण वंश था। तो हम लोग इसके परिचय को इस वीडियो में देखेंगे और अगले वीडियो में इसके शासकों के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसका जो इतिहास है काफी लंबा है। हालांकि छोटा सा समय था, लेकिन इनके शासनकाल में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण राजवंश है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा 2-3 वीडियो लगेगा और यह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पल्लव राजवंश को, जो कि पूर्व मध्यकाल का ही एक हिस्सा कहा जाता है। तो लेकिन यह प्राचीन इतिहास से शुरू होकर पूर्व मध्यकाल के तक यह इसका विस्तार था। कई किताबों में इसे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ही बताया जाता है। तो कई किताबों में इसे पूर्व मध्यकाल के प्रारंभिक इतिहास में इसे बताया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने बताया था कि नरसिंह द्वितीय के शासनकाल में ही पुलकेशिन द्वितीय को पदस्थापित किया था नरसिंह द्वितीय। तो चलिए हम लोग पल्लव राजवंश की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI, इनसे प्रश्न हर एक एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए इसके परिचय को हम लोग देखेंगे, प्रारंभिक इतिहास को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले अवशेषों के अनुसार पल्लव राजवंश की स्थापना सातवाहन वंश, जिससे इक्ष्वाकु वंश भी कहते थे, इक्ष्वाकु वंश नाग वंश के बाद उत्पन्न हुआ। और उसे पदस्थापित किया इक्ष्वाकु वंश, जिसे सातवाहन वंश भी कहते हैं। तो उसके बाद यह पल्लव वंश की स्थापना हुआ। संभवतः स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के पहले पल्लव लोग सातवाहनों के सामंत थे। तो अवशेषों के अनुसार पल्लव राजवंश की स्थापना सातवाहन वंश के बाद हुई थी, क्योंकि संभवतः स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के पहले ये जो पल्लव थे सातवाहनों के क्या थे, तो सामंत थे। याद रखेंगे, यह पूछा गया फैक्ट है कि पल्लव राजवंश किसके सामंत थे, तो सातवाहन वंश के सामंत थे या इक्ष्वाकु वंश के सामंत थे। याद रखेंगे, क्योंकि अवशेषों से पता चलता है कि पल्लव राजवंश की स्थापना किसके बाद हुई थी, तो सातवाहन वंश के बाद हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पल्लव वंश का संस्थापक बप्पा देव। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पल्लव वंश की स्थापना बप्पा देव ने की थी। याद रखेंगे कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो बप्पा देव के द्वारा, लेकिन वास्तविक स्थापना सिंह बर्मन ने किया था। याद रखेंगे, इसकी राजधानी कांची
कांची को कांचीपुरम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कांची को कांचीपुरम कहा जाता है, याद रखेंगे। तो इनकी राजधानी कांची थी, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र था। तो पल्लवों की जो राजधानी थी वह कांची थी, और यही कांची पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र भी था, याद रखेंगे। तो पल्लवों की राजधानी कांची थी, और यही कांची राजनीतिक एवं पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र था। इनका मूल निवास स्थान टोंड मंडलम था। तो इनका मूल निवास स्थान, पल्लवों का मूल निवास स्थान क्या था? तो टोंड मंडलम था, याद रखेंगे कि राजधानी तो कांची या कांचीपुरम थी, लेकिन मूल निवास स्थान टोंड मंडलम था, याद रखेंगे। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था, याद रखेंगे। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु। प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में और बाद में संस्कृत भाषा में प्राप्त हुई। तो पल्लवों की जो प्रारंभिक अभिलेख थी वह प्राकृत भाषा में प्राप्त हुई, लेकिन बाद में वह संस्कृत में प्राप्त हुई। अर्थात इनका जो अभिलेख था पहले लिखा गया था प्राकृत भाषा में, लेकिन चौथी शताब्दी में उसे परिवर्तित करके संस्कृत भाषा में कर दिया गया। यह अभिलेख संस्कृत और तमिल दोनों में लिखा गया था। प्राकृत से संस्कृत में परिवर्तन चौथी शताब्दी के मध्य, याद रखेंगे कि पल्लवों का प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में था, लेकिन चौथी शताब्दी के मध्य इसके अभिलेखों की भाषा संस्कृत कर दी गई। अर्थात इनका जो अभिलेख था वह संस्कृत और तमिल दोनों में था, याद रखेंगे। एक मत के अनुसार पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में लेखक प्रोफेसर राव के अनुसार पल्लवों की उत्पत्ति विवादग्रस्त, अंधकारपूर्ण एवं रहस्यमय, इसीलिए विद्वानों का अलग अलग मत है। तो पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में प्रोफेसर राव के अनुसार पल्लवों की उत्पत्ति विवादग्रस्त एवं अंधकारपूर्ण है, साथ ही रहस्यमय है। इसी कारण इसके उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है। तो पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में लेखक प्रोफेसर राव ने क्या कहा कि पल्लवों की उत्पत्ति अंधकारपूर्ण है, रहस्यमय है और विवादग्रस्त है, क्योंकि इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, याद रखेंगे। एक मत के अनुसार पल्लव या पार्थियन थे, जिनके द्वारा शकों के कुछ समय के बाद भारत में प्रवेश कर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। तो एक विद्वान का क्या मत था कि यह जो पल्लव लोग थे ये पल्लव या पार्थियन थे, जो शकों के कुछ समय के बाद भारत में प्रवेश किए और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए। शक राजा रुद्रदामन का एक मंत्री सौराष्ट्र पर शासन करने के लिए नियुक्त था, जिसका नाम सुविशाख था और वह जाति से पल्लव या पार्थियन था। तो कहा जाता है कि शक राजा रुद्रदामन का एक मंत्री था जो सौराष्ट्र में नियुक्त था और उसका नाम सुविशाख था और वह जाति से पल्लव या पार्थियन था। तो उसी ने इस पल्लव वंश की
उसी को इस पल्लव वंश का वंशज पूर्वज मानते हैं, अर्थात इसी से पल्लव वंश का वंश बना। तो यह एक विद्वान का मत है। तो एक मत के अनुसार, एक विद्वान के मत के अनुसार पल्लव लोग पल्लव या पार्थियन थे, जिनके द्वारा शकों के कुछ समय के बाद, अर्थात शक वंश की समाप्ति के कुछ समय के बाद भारत में प्रवेश कर ये जो पल्लव लोग थे, शकों के शक वंश की समाप्ति के कुछ समय के बाद भारत में प्रवेश किए और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। और शक राजा रुद्रदामन का एक मंत्री था जो स्वतः सौराष्ट्र, गुजरात के इलाका, जो गुजरात का तटीय इलाका है उसे सौराष्ट्र कहा जाता है। तो रुद्रदामन का एक मंत्री सौराष्ट्र पर शासन करने के लिए नियुक्त था। तो उसका नाम था सुविशाख और वह जाति से पल्लव या पार्थियन था। तो इसी को यह जो पल्लव लोग थे वह पूर्वज मानते हैं। तो यह कहा एक विद्वान ने। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पल्लव लोग ब्राह्मण थे क्योंकि वे अपने आप को द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का वंशज मानते थे। तो काशी प्रसाद जायसवाल ने क्या कहा कि ये जो पल्लव लोग थे वे ब्राह्मण थे क्योंकि वे अपने आप को द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का वंशज मानते थे। याद रखेंगे कि काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पल्लव लोग ब्राह्मण थे क्योंकि ये अपने आप को द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का वंशज मानते थे। तो ये जो द्रोणाचार्य थे पांडवों के गुरु थे, जो अस्त्र शस्त्र के गुरु थे, और अश्वत्थामा उन्हीं पांडवों के अंतर्गत कोई रिलेशनशिप में थे अश्वत्थामा। तो काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा कि पल्लव लोग ब्राह्मण थे और ये अपने आप को द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के वंशज मानते थे। पल्लवों की प्रारंभिक जानकारी हरिसेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से और वेनसांग के यात्रा विवरण से। तो पल्लव राजवंश की प्रारंभिक जानकारी हरिसेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है और वेनसांग के यात्रा विवरण से, क्योंकि वेनसांग इस पल्लवों के शासन में यात्रा किया था, जो कि एक चीनी यात्री था। तो पल्लवों की प्रारंभिक जानकारी हरिसेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से और वेनसांग के यात्रा विवरण से। पल्लव अभिलेखों के अनुसार भारद्वाज गोत्रीय अथवा अश्वत्थामा का वंशज तथा ताल गुंड लेखों में क्षत्रिय। तो पल्लव अभिलेखों के अनुसार पल्लव अभिलेख में क्या लिखा गया है, ये जो पल्लव थे, पल्लव वंश के शासक थे, वे भारद्वाज गोत्रीय थे, अर्थात भारद्वाज के गोत्र के थे और अश्वत्थामा के वंशज थे। अब भी हमने बताया क्योंकि प्रोफेसर जायसवाल ने भी कहा था कि ये अश्वत्थामा के वंशज थे और पल्लव अभिलेख ने भी कहा कि ये जो पल्लव थे भारद्वाज गोत्र के थे, अर्थात द्रोणाचार्य और साथ ही साथ अश्वत्थामा के वंशज थे। और तालगुंड अभिलेख में हमने बताया था, जब कदंब वंश पढ़ाया था 5वीं शताब्दी में, तो इस तालगुंड अभिलेख की उत्कीर्ण कराई गई थी कदंब वंश में। तो उस तालगुंड अभिलेख में इस पल्लव वंश को क्या कहा गया है, तो क्षत्रिय कहा गया है। याद रखेंगे। प्रोफेसर आर सत्यन मैयर के अनुसार पल्लव अशोक साम्राज्य के प्रांत टोंड मंडलम से उत्पन्न। याद रखेंगे, पल्लवों की उत्पत्ति का यह सर्वश्रेष्ठ विचार था। तो प्रोफेसर आर सत्यन मैयर ने क्या कहा कि पल्लव जो थे वे अशोक के साम्राज्य के एक प्रांत टोंड मंडलम से उत्पन्न हुए थे। याद रखेंगे, और यही इनका मूल निवास स्थान था। अभी हमने बताया कि प्रोफेसर आर सत्यन मैयर के अनुसार पल्लव अशोक के साम्राज्य के एक प्रांत
टोंड मंडलम से उत्पन्न थे और पल्लवों की उत्पत्ति का यह जो विचार था सबसे सर्वश्रेष्ठ विचार था, याद रखेंगे। इनका साम्राज्य विस्तार पेन्नार नदी से दक्षिण में कावेरी नदी की घाटी तक अर्थात तमिल और तेलुगु तक 600 वर्षों के शासन तक रहा, अर्थात उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिण आंध्र प्रदेश तक। देखिए, यह है हमारा भारत का दक्षिण इलाका, यहां पे है पूरा तमिलनाडु, ये कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी यहां पे है चोल साम्राज्य, ये जो इलाका है ये चोल का इलाका है, यहां पे पांड्य वंश का इलाका है, और ये जो इलाका पूरा है यहां पे इस इलाके में इस पल्लव वंश की शासन रहता है, और यहां पे कावेरी, यहां पे पेन्नार नदी बहती है जो 3 धाराओं में आकर यहां पे बट जाती है। तो एक धारा पांड्य के अंतर्गत, दूसरा चोल, और ये जो पूरा क्षेत्र बना पल्लव, और उसके बाद ये महान साम्राज्य चोल का बना। जब हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा चित्र से, पूरा इसके साम्राज्य से पूरा हम लोग विस्तृत चित्रीय जो कहां कहां इनका साम्राज्य विस्तार था, कौन कौन सी नदी से कौन कौन से नदी तक, कौन कौन से इलाके में इनका साम्राज्य फैला हुआ था, सभी को हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में एक पूरे बड़े चित्र के साथ। और ये जो इलाका था यहां पे ये मदुराई और तंजौर था जो कि तमिलनाडु का, तो यही पूरा इलाका किसके अंतर्गत था, तो पल्लवों के अधीन था, और बाकी इलाका चोल और छोटा सा इलाका पांड्य के अधीन था, और यहां पे चेर वंश का शासन था, ये चेर थे। तो इसे हम लोग जब संगम युग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में चित्र के द्वारा देखेंगे। तो इनका साम्राज्य विस्तार पेन्नार नदी से दक्षिण में कावेरी नदी घाटी तक अर्थात तमिल और तेलुगु तक, और 600 वर्षों तक इनका शासन रहा, अर्थात उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिण आंध्र प्रदेश तक इनका शासन काल था पल्लव का। पल्लव शब्द मुख्यतः तमिल तोंडेयर और तोंडमान का संस्कृत रूप। तो यह जो पल्लव शब्द था तमिल शब्द तोंडेयर और तोंडमान का संस्कृत रूप था, अर्थात पल्लव जो था यह संस्कृत रूप था जिसे तमिल में तोंडेयर या तोंडमान कहा जाता है। तो पल्लव शब्द मुख्यतः तमिल तोंडेयर और तोंडमान का संस्कृत रूप है। एक विद्वान के अनुसार पल्लव का अर्थ तमिल और तेलुगु में दूध दुहने वाला अर्थात ग्वाला, यह काफी गलत निकला। तो यह जो मत था यह असफल मत था, इस मत को खंडन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एक विद्वान के अनुसार, एक विद्वान ने कहा कि पल्लव का जो अर्थ है वह तमिल और तेलुगु में दूध दुहने वाला अर्थात ग्वाला, कि तमिल और तेलुगु में पल्लव का मतलब होता है ग्वाला, एक विद्वान ने कहा, अर्थात दूध दुहने वाला। लेकिन बाद में यह मत असफल हो गया, इसका खंडन कर दिया गया। पल्लवों की तमिल उत्पत्ति मानने वाले विद्वान के अनुसार पल्लवों का तिरैयर से समीकरण, तो पल्लवों की तमिल उत्पत्ति मानने वाले एक विद्वान के अनुसार क्या कहा गया कि जो पल्लव थे उनका समीकरण तिरैयर से जोड़ा गया था। याद रखेंगे कि पल्लवों की तमिल उत्पत्ति मानने वाले विद्वान के अनुसार पल्लवों का समीकरण किससे जोड़ा गया, तो तिरैयर से। याद रखेंगे। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पल्लव वाकाटकों की एक शाखा तथा ये उत्तर के कायस्थ जिनके द्वारा सैनिक वृत्ति अपनाई गई। तो काशी प्रसाद जायसवाल ने ही कहा था कि ये जो पल्लव थे इनका उत्पत्ति विवादग्रस्त, अंधकारपूर्ण और रहस्यमय था, इन्होंने कहा था। और इन्होंने यह भी कहा,
काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा था कि ये जो पल्लव थे वे ब्राह्मण थे, और काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा कि पल्लव वाकाटक वंश की एक शाखा थी और ये उत्तर के कायस्थ थे जिनके द्वारा सैनिक वृत्ति अपनाई गई, सैनिक प्रवृत्ति अपनाई गई, सैन्य प्रवृत्ति अपनाई गई, याद रखेंगे। और उसके बाद ये सैनिक शासक बने। पल्लव राजवंश के ऊपर उत्तरी भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का स्पष्ट छाप। तो पल्लव राजवंश के ऊपर उत्तरी भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का स्पष्ट छाप पड़ा, याद रखेंगे। अर्थात इनकी संस्कृति पर उत्तरी परंपराओं का गहरा प्रभाव पड़ा पल्लवों पर। मणि मैखले के अनुसार प्रथम पल्लव नरेश एक चोल तथा नागराज कन्या की संतति। तो मणि मैखले एक संस्कृत पुस्तक है जो इसके जब हम लोग शासकों को पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा आएगी, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो मणि मैखले के अनुसार प्रथम पल्लव जो नरेश था वह चोल और नागराज कन्या की संतति थी, अर्थात उसकी संतान थी। तो मणि मैखले में लिखा गया है कि पहला जो पल्लव नरेश था वह एक चोल तथा नागराज कन्या की संतति था। मणि मैखले के अनुसार पल्लव नामकरण नागराज कन्या के जन्म देश मणिवल्लभम अथवा पल्लव के तोंडे लता की शाखा की गेंडूरी से बंधा होने के कारण हुआ। अर्थात लता की वाचक, तोंडे लता की शाखा की गेंडूरी का मतलब होता है लता की वाचक। तो मणि मैखले के अनुसार पल्लव का जो नामकरण हुआ वह नागराज कन्या के जन्म देश मणिवल्लभम, जिसका मतलब होता है तोंडे लता की एक शाखा की गेंडूरी, अर्थात लता का वाचक। इसी कारण इसका नाम पड़ा पल्लव। कुछ मतों के अनुसार पल्लव वेंगी की एक जनजाति। तो यहीं पे पूर्वी वेंगी, जो यह इलाका था पूरब का इलाका, उत्तर या जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो इलाका था, यहीं पे पूर्वी के वेंगी के चालुक्यों का स्थापत्य था। तो इसी कारण कुछ मतों के अनुसार जो पल्लव थे वेंगी की एक जनजाति थे, याद रखेंगे। इनकी राजकीय भाषा तमिल, तेलुगु एवं संस्कृत थी। वास्तविक भाषा मूल कहा जाए तो तमिल ही थी। तो पल्लवों की मुख्य भाषा, राजकीय भाषा क्या थी? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत, लेकिन मूल भाषा तमिल ही थी। इनका धर्म सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। तो इनका जो धर्म था वह सनातन धर्म था, बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था, लेकिन सबसे ज्यादा ये सनातन धर्म को मानते थे। तो सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों का इन्होंने अनुश्रय किया, अर्थात तीनों को इन पल्लवों ने आश्रय दिया। इनके बारे में ऐतिहासिक स्रोत से जानकारी मिलती है। तो पल्लवों के बारे में कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत से जानकारी मिलती है? तो पहला अभिलेख और दूसरा साहित्य। तो अभिलेख से कौन कौन? पहला गुंटूर अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुंटूर अभिलेख राजा सुस्कंद बर्मन के द्वारा यह लिखा गया था, याद रखेंगे। यह राजा सुस्कंद बर्मन का अभिलेख है जिसमें सुस्कंद बर्मन को क्षत्रिय कहा गया है, और इसी आधार पर अन्य इतिहासकारों के द्वारा पल्लव वंश के अन्य सभी राजा क्षत्रिय। तो पहला जो पता चलता है वह गुंटूर अभिलेख से पता चलता है, जो राजा सुस्कंद बर्मन का है। यह जो अभिलेख था वह राजा सुस्कंद बर्मन का था, और इसके अनुसार सुस्कंद बर्मन को क्षत्रिय कहा गया है, और इसी आधार पर अन्य इतिहासकारों ने पल्लव वंश के सभी शासकों को क्या कहा कि ये सभी क्षत्रिय थे। दूसरा वैल्लूर अभिलेख, श्री विष्णु का अभिलेख, जिसमें
श्री विष्णु के विजयों का उल्लेख। तो दूसरा जो अभिलेख है जिससे इस पल्लव राजवंश की पता चलती है वह वेल्लूर अभिलेख है। तो वेल्लूर अभिलेख श्री विष्णु का अभिलेख है जिसमें श्री विष्णु के विजयों का उल्लेख किया गया है। तीसरा है मंडगुपियल अभिलेख। मंडगुपियल अभिलेख महेंद्र वर्मन का अभिलेख है जिसमें महेंद्र वर्मन के द्वारा मंदिर निर्माण का वर्णन है। तो तीसरा अभिलेख जिसका नाम है मंडगुपियल अभिलेख, इससे भी पता चलती है इस पल्लव वंश के बारे में। तो यह जो अभिलेख है महेंद्र वर्मन का अभिलेख है और इसमें महेंद्र वर्मन के द्वारा जितने सारे मंदिर का निर्माण किया गया उसका वर्णन है। चौथा जो अभिलेख है तालगुंड अभिलेख, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तालगुंड अभिलेख 5वीं सदी के कदम्ब वंश में उल्लिखित इस अभिलेख से पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी। तो हमने बताया था कि तालगुंड अभिलेख 5वीं सदी में कदम्ब वंश में उल्लिखित किया गया था और इसमें पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? तो तालगुंड अभिलेख से, याद रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं साहित्य पर कि कौन कौन से साहित्य से इस पल्लव वंश की जानकारी मिलती है। तो पहला है मतविलास प्रहसन। मतविलास प्रहसन यह महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित है। महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित, तो महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित मतविलास प्रहसन से इस पल्लव वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा कुडमीमालय। तो कुडमीमालय महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ। तो महेंद्र वर्मन अच्छा शासक होने के साथ साथ एक अच्छा संगीतज्ञ भी था, तो इसी कारण उसके संगीत की चर्चा कुडमीमालय नामक एक साहित्य से मिलती है और यह महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। तीसरा 10 कुमार रचित, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 10 कुमार रचित यह दंडी के द्वारा रचना, तो इसकी रचना दंडी के द्वारा की गई थी, तो इससे भी इस पल्लव वंश की जानकारी मिलती है। 10 कुमार रचित किसके द्वारा? तो दंडी के द्वारा। उसके बाद किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो कवि भारवी के द्वारा रचित, तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। तो किरातार्जुनीयम कवि भारवी के द्वारा रचित किया गया था, तो इससे भी पल्लव राजवंश की जानकारी मिलती है। तो यह तो था ऐतिहासिक स्रोत, अभिलेख एवं साहित्य जिनसे इस पल्लव वंश की जानकारी मिलती है। 275 ईस्वी से 575 ईस्वी तक पल्लवों का शासन केवल कांचीपुरम तक था, पर 575 ईस्वी से 800 ईस्वी तक इनका शासन संपूर्ण तमिलनाडु पर हुआ। तब से इनका नाम पल्लव साम्राज्य पड़ गया। याद रखेंगे कि 275 ईस्वी से 575 ईस्वी तक पल्लवों का जो शासन था वह केवल कांचीपुरम तक ही सीमित था, लेकिन 575 से 800 ईस्वी तक इनका साम्राज्य विस्तार संपूर्ण तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक विस्तार हो गया और तब से इन पल्लव का जो नामकरण हुआ पल्लव राजवंश या पल्लव साम्राज्य पड़ा। याद रखेंगे। पल्लवों की वंशावली के अनुसार श्रेणीवार शासकों का नाम काफी उलझावपूर्ण, बाद के साक्ष्यों में जब यह देखा गया तो पल्लवों की वंशावली के अनुसार श्रेणीवार शासकों का नाम काफी उलझावपूर्ण था, जब बाद के साक्ष्यों में इसे प्राप्त किया गया। तो पल्लवों की वंशावली को जब बाद के साक्ष्यों में प्राप्त किया गया तो इनकी वंशावली का जो श्रेणीवार शासकों का नाम था वह काफी उलझावपूर्ण था। तो यह तो था
पल्लव वंश का परिचय, प्राचीन इतिहास। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके शासकों की चर्चा करेंगे और श्रेणी क्रम में शासकों को देखेंगे, पूरा कार्य इनके शासकों को देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, पल्लव वंश को कंटिन्यू करेंगे।